नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर करनाल से है, जहां नशा मुक्त साइक्लोथॉन का आगाज हुआ है। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां कांग्रेस संगठन नियुक्ति की प्रक्रिया जारी की गई है। तीसरी खबर झज्जर से है, जहां भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और चौथी खबर फरीदाबाद से, जहां टोल प्लाजा पर बदमाशों की दबंगई सामने आई है। इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जहां पर आपको बता दें कि पहली खबर नशा मुक्त अभियान से है, जहां पर नशा मुक्ति के लिए साइक्लोथॉन का आगाज हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने साइकिल चलाकर इस अभियान को हरी झंडी दिखाई है। और वहीं दूसरी खबर, जहां पर संगठन नियुक्ति में जुटी है कांग्रेस। अपने संगठन को मजबूत कराने के लिए कांग्रेस हर कोशिश कर रही है। और चौथी खबर, जहां पर झज्जर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसका केंद्र कहां था, तीव्रता कितनी थी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चौथी खबर टोल प्लाजा में बदमाशों की दबंगई देखने को मिली है। जहां इन तमाम बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और पहली खबर नशा मुक्त अभियान से जुड़ी है, जहां पर नशा मुक्त साइक्लोथॉन अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सीएम मनोहर लाल ने इसकी शुरुआत की। साइकिल चलाकर इस अभियान को सीएम मनोहर लाल ने हरी झंडी दिखाई है। दूसरी खबर, जहां पर कांग्रेस संगठन मजबूत करने में जुटी है। तो आजादी के अमृत महोत्सव काल में उदय हरियाणा अभियान के तहत दानवीर कर्ण की नगरी करनाल से साइक्लोथॉन रैली में हजारों युवाओं की भागीदारी से ड्रग फ्री हरियाणा का शानदार आगाज हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साइक्लोथॉन रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मध्य प्रदेश द्वारा साइकिल रैली में करीब 37,000 प्रतिभागियों के साथ रिकॉर्ड बनाया गया। हरियाणा 3 लाख युवाओं की भागीदारी के साथ मध्य प्रदेश के इस रिकॉर्ड को तोड़कर साइक्लोथॉन रैली में विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। और इस दौरान उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया। ये 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर पहली तस्वीर सीएम मनोहर लाल ने साइकिल चलाई और इस अभियान को हरी झंडी दिखाई है। दूसरी तस्वीर साइकिल रैली को सीएम मनोहर लाल ने रवाना किया है और नशे के खिलाफ ये साइकिल यात्रा शुरू की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना, मुझे लगता है कि बहुत सार्थक ये बात उन्होंने कही कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और इस 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमारे देश के चुनाव आयोग ने भी सुझाव दिए। तो नशा मुक्त साइक्लोथॉन का आगाज हो चुका है। सीएम मनोहर लाल ने साइकिल चलाकर यात्रा की शुरुआत कर दी है। पहली तस्वीर, जहां पर सीएम ने साइकिल चलाई और इस अभियान को हरी झंडी दिखाई है, इस रैली को हरी झंडी दिखाई। दूसरी तस्वीर, जहां पर भारी संख्या में लोगों ने इस रैली में हिस्सा लिया। साइकिल रैली को रवाना किया गया। बता दें, मुख्य उद्देश्य नशा मुक्ति को लेकर है और नशा मुक्ति को लेकर सीएम ने लोगों से अपील भी की है। नशे के खिलाफ ये साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, जहां नशा मुक्त साइक्लोथॉन इसका नाम दिया गया है, जिससे लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जाएगा और उन तक संदेश पहुंचाया जाएगा। और ये साइक्लोथॉन की तस्वीरें हैं, जहां हर व्यक्ति साइकिल पर आपको नजर आ सकता है और इस साइकिल रैली को सीएम ने हरी झंडी दिखाई है। नशे के खिलाफ शुरू की गई साइकिल यात्रा और साइकिल रैली को सीएम मनोहर लाल ने रवाना किया है। और ये पहली तस्वीर, जहां पर साइकिल में यात्रा करते हुए सीएम मनोहर लाल नजर आ रहे हैं। संवाददाता लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्य, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्योंकि आज साइक्लोथॉन की शुरुआत हो चुकी है, मुख्य उद्देश्य क्या है और जब सीएम वहां पर पहुंचे थे किस तरीके की तस्वीरें देखी गई? बिल्कुल जी, आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करीब सुबह आज एनडीआरए रोड से आज जो साइकिल जो यात्रा है उसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा जो है की गई थी। काफी बच्चों ने इस यात्रा के अंदर पार्टिसिपेट किया, चाहे सामाजिक संस्था हो, तमाम अधिकारी हो, चाहे एसपी हो, डीसी हो
या फिर हो, तमाम ऐसे अधिकारी भी इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित रहे थे। और ये जो ये यात्रा, जो साइकिल यात्रा है निकाली गई, इसका मुख्य उद्देश्य है नशा मुक्ति को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर अब कुछ क्षेत्रों के अंदर जो है नशे की जो है वृद्धि होती हुई नजर जरूर आ रही है, जिसके चलते मुख्यमंत्री ने एक युवाओं को संदेश दिया ताकि जो युवा वर्ग है वो नशे से कहीं ना कहीं दूर हो सके, खेल कूद के अंदर आगे रुचि दिखाई। इसके चलते आज मुख्यमंत्री ने एक शुरुआत जरूर की है, जो यात्रा होगी वो पूरे प्रदेश के अंदर भ्रमण करेगी। बिल्कुल लक्ष्य, इस यात्रा के दौरान क्या कोई अन्य बड़े नेता शामिल हुए थे इस रैली में? जी, आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से इस यात्रा के अंदर करनाल मेयर वेणुबाला गुप्ता हो या फिर जिले के जो बीजेपी के जो तमाम जो अधिकारी थे, जो नेतागण वो मौजूद थे, और गरोंडा से जो विधायक है हरविंदर कल्याण, वो इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित रहे। जी ठीक है लक्ष्य, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा कांग्रेस के संगठन नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई है, जहां प्रदेश अध्यक्ष उदयमान ने निर्देश जारी किया है। उन्होंने निर्देश जारी करते हुए सभी जिलों में एआईसीसी ने प्रदेश और राज्य समन्वयक की नियुक्ति की है। वही समन्वय से मिलने के दौरान किसी भी तरह का शक्ति प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। बताते कि फरीदाबाद और पलवल के लिए हसमुख चौधरी को और एआईसीसी पर्यवेक्षक समन्वयक पूर्व मंत्री गीता भूकल और चक्रवर्ती शर्मा को बनाया गया है, तो दूसरी ओर गुरुग्राम और नूह के लिए अब्दुल हनन और एआईसीसी कोऑर्डिनेटर और विधायक बलवीर वाल्मीकि और अब्दुल गफ्फार कुरैशी राज्य कोऑर्डिनेटर होंगे। साथ ही रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के लिए धीरू भाई पटेल एआईसीसी समन्वयक और कुलदीप वत्स और पवन बवानीवाला को बनाया गया है। चलिए अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी शर्मा, क्योंकि अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की तरफ से पहल जो है शुरू कर दी गई है। समन्वयक की बात की जाए तो अलग अलग जगह पर समन्वयक की नियुक्ति जो है वो कर ली गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है? प्रदेश कांग्रेस की पुरानी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। बिल्कुल ओपी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, मैं ये कहना चाहूंगी। ठीक है ओपी जी, आपकी आवाज ठीक करा रहे हैं, लौटूंगे आपके पास। तो कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए तमाम तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है, और ऐसे में आपको बता दें कांग्रेस संगठन नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़े हो। ओपी शर्मा, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? देखिए श्रावणी, अगर हम बात करें तो साल 2014 के अंदर जब हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश समर को बनाया गया था, तो तब से ही जो है हरियाणा की जो कांग्रेस है उसका संगठन जो वो नहीं बना है, और जिसके चलते जो है 2019 और 2014 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को काफी नुकसान जो है झेलना पड़ा था। लंबे समय से जो है कांग्रेस में जो है संगठन की मांग उठ रही, संगठन बनाने की मांग जो है उठ रही थी। पिछली जो अध्यक्ष कुमारी शैलजा, उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन किसी भी तरीके से वो जो है वो संगठन का जो विस्तार नहीं कर पाई। लेकिन अब जब कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने, तो उसके बाद से जो है कांग्रेस के जो संगठन है, जिलों राज्यों के जो संगठन है, उनकी विस्तार की जो कार्रवाई शुरू हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले जो पिछले दिनों जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसके अंदर जो है वो जो है नियुक्तियां की थी, और अब राज्य के ऊपर काम जो है शुरू हो गया है। तो प्रदेश में सबसे पहले जो है वो जिला कार्यकारिणी की घोषणा जो वो की जाएगी, जिसके लिए जिला प्रभारी और एआईसीसी ने अपने समन्वयक और राज्य समन्वयक जो उनकी नियुक्ति कर दी है विधायकों को, और हरियाणा से बाहर के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनको इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है। हरियाणा के 22 जिलों के लिए कुल जो 11 जो एआईसीसी कोऑर्डिनेटर हैं उनकी जो नियुक्तियां की गई है। इसके अलावा 22 जो राज्य कोऑर्डिनेटर हैं, चाहे विधायक और वरिष्ठ नेता या फिर पूर्व विधायक हैं, वो सभी को जो है वो शामिल किया गया है, और अब ये इनका जल्द जो है जिलों का शेड्यूल जो है जारी कर दिया जाएगा। जो भी शख्स जिस भी जिले का रहने वाला है और वो जिला कार्यकारिणी में अगर जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, कैशियर या बाकी जो भी पद हैं, हल्का प्रधान
हल्का सचिव, इन सभी का अगर किसी भी पद को वो हासिल करना चाहता है तो उसको टाइम टेबल के अनुसार जो है संबंधित जिले के कोऑर्डिनेटर और इंचार्ज से जो टाइम लेना पड़ेगा और उनके पास जाकर मिलना होगा, बाकायदा इंटरव्यू देना होगा, अपनी पूरी डॉक्यूमेंट्स जो उनसे मांगेंगे वो उनको देना होगा। और इस दौरान भी किसी भी तरह का शक्ति प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। अगर आप कोऑर्डिनेटर से मिलने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल शांत स्वभाव से वहां पर जाएंगे, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे। अगर कोई भी ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसकी पात्रता जो रद्द कर दी जाएगी और इसे अनुशासनहीनता भी माना जाएगा। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि अगले 1 से 2 दिन में जो है वो शेड्यूल भी जो जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक जो हरियाणा कांग्रेस है उसकी जो जिला कार्यकारिणी और हल्का कार्यकारिणी है उसके पदाधिकारियों के जो है वो नाम घोषित कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल ओपी शर्मा, क्योंकि देखिए कहना कि संगठन को लेकर लगातार कांग्रेस पर तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे कि कांग्रेस का संगठन जो है वो मजबूत नहीं है और ऐसे में अब संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। क्या लगता है अब इसके बाद चुनाव में जो है वो इसका असर देखा जाएगा? देखिए फिलहाल अभी कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने की दिशा में जो है वो आगे जरूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या कांग्रेस का कोटा सिस्टम, क्या कांग्रेस का नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, अपनों को लगाने की एक परंपरा रही है जो हरियाणा कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कुमारी शैलजा है, किरण चौधरी है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, कैप्टन अजय यादव है, ये सभी गुट है। ये क्या इन सभी गुटों को जो है वो साइड लाइन रख के हरियाणा कांग्रेस के अंदर मेरिट के आधार पर जो नियुक्तियां हो पाएंगी? और चलो मेरिट के आधार पर नियुक्तियां हो भी जाती हैं तो क्या उनको जो विभिन्न गुटों के जो बड़े नेता हैं क्या वो उनको स्वीकार कर पाएंगे? और उसके बाद उनका विरोध होता है, क्या उनको जो बाकी गुटों के कार्यकर्ता हैं और वो अपने अपने नेताओं के जो करीब हैं, क्या दूसरे गुट के नेता उन लोगों को अपना नेता मान पाएंगे? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर अभी हमें इंतजार करना होगा कि जब कांग्रेस की सूची आती है तो कांग्रेस अपने आप को कितना मजबूत कर पाती है। हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस मजबूती के लिए काम जरूर कर रही है, लेकिन कितना कामयाब हो पाएगी ये सूची जो जिला स्तर की जो सूची बाहर आएगी और उसकी एक्सेप्टेंस पार्टी में किस तरीके से होती है? क्या इसके बाद पार्टी के कुछ नेता जो है पार्टी छोड़ते हैं या फिर उनका विरोध करते हैं? ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर हम अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। अगर बीजेपी अनुशासन के तहत अगर ये कांग्रेस करती है, कांग्रेस में स्वीकार होता है तो अपने आप में ये कांग्रेस को न केवल मजबूती देने वाला एक कदम होगा बल्कि कांग्रेस पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी जो गुटबाजी शायद उसका भी कहीं ना कहीं अंत होता हुआ दिखाई देगा। और शायद ऐसा होता है तो अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जो है वो काफी जो फायदा होगा। क्योंकि 2019 के जब चुनाव हुए थे तो कई बूथ ऐसे भी थे जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कमी थी, बूथ एजेंट तक भी जो उनके पास नहीं थे और देश की सबसे पुरानी पार्टी, हरियाणा की सबसे पुरानी पार्टी, और उसके अंदर ऐसी स्थिति होती है तो काफी अपने आप में आश्चर्यजनक है। तो देखते हैं अपनी सूची आती है और उसका कितना विरोध है। बिल्कुल ओपी, क्योंकि देखिए साफ तौर पर जाहिर सी बात है जो सवाल संगठन को लेकर खड़े किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं कांग्रेस के इस कदम से कांग्रेस को मजबूती जरूर मिलेगी, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कांग्रेस में जो आंतरिक कला है, संगठन जितना भी मजबूत कर ले, अगर कांग्रेस पार्टी में ही सब कुछ ठीक ना हो इसका असर भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा। फिलहाल जो भी कुछ है अब भविष्य के गर्भ के अंदर है कि किस तरीके से जो है वो सूची बनती है, उस सूची की एक्सेप्शन होती है या क्या होता है, ये सब बातें। अगर हम कांग्रेस के अतीत की बात करें तो एक वक्त होता जब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और दूसरे कांग्रेसी मंत्री भजन लाल होते थे, इनके बीच में जो काफी 6 माह का खेल चलता था। जब भजन लाल मुख्यमंत्री हैं, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा उपेक्षित होते थे और एक वक्त ऐसा आया था कि जब हरियाणा कांग्रेस के अंदर भजन लाल ही कांग्रेस मानी जाती थी तो कांग्रेस ने उनको साइडलाइन करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री 2005 में बना दिया था। इसके बाद जो है वो पार्टी छोड़कर भजन लाल और उनके बेटे कुलदीप बिश्नोई है जो वो पार्टी छोड़कर चले गए थे, अलग पार्टी बनाई
2009-2014 के चुनाव भी लड़े, लेकिन कामयाब नहीं हुए, फिर कांग्रेस में लड़े थे। और अब भजन लाल की मौत के बाद उनके बेटे जो है वापस बीजेपी में आ गए थे, और अब भजन लाल के पोते जो है बीजेपी से भगवे बिश्नोई जो आदमपुर हल्के से जो है उनके वो विधायक हैं। तो ऐसी जो है वो कांग्रेस के अंदर हमेशा ही 2-3 गुट हमेशा ही रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये है कि क्या सूची आएगी। अब जिस तरीके से हम बात करें, इन सभी जो ये राज्य कोऑर्डिनेटर जो लगाए गए हैं, उनमें सभी जो बड़े बड़े गुट मैं आपको बताता था, जैसे कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, किरण चौधरी या फिर रणदीप सुरजेवाला, इन सब के जो फेवर के जो विधायक या बड़े नेता हैं उन। ठीक है ओपी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो झज्जर में आज 12:28 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.2 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भूकंप की जानकारी ट्वीट के माध्यम से शेयर की है। हालांकि हल्के तौर पर आए इस भूकंप से कोई नुकसान होने की बात सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर रहा कि जब भूकंप आया तो लोग अपने घरों और दुकानों को छोड़कर बाहर निकल आए। वहीं भूकंप आने के दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा और घरों में लगे बिजली के उपकरण हिलते हुए नजर आए। मैं वीडियो में डेटा हो गया पे और एकदम पूरी तेज से आया, दिल दहल गया, मैं सीधा एकदम भाग गया। बहुत तेज झटके तो गड़गड़ाहट बोल रहा है। तो लेटे हुए महसूस हुआ था? लेटा हुआ महसूस हुआ, बार-बार हिल जाना तो बोलता है, दिल दहल गया तो भागने दिख रहे। अच्छा, बाहर आ गए थे आप? बाहर गया तो तेज थी गति? महसूस किया मतलब डर गया भैया, इतना तेज भूकंप कैसे आ गया, वो हल्ले गया था। अच्छा, बहुत तेज गड़गड़ाहट होती? गड़गड़ाहट। अच्छा, तो ऐसे में तो भय तो है ही बिल्डिंग में? हाँ बिल्कुल भय की, बाहर भागने की कोशिश करी बने। तो नुकसान भी हो सकता है? नुकसान गिर सकती है बिल्डिंग। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, केंद्र कहां का था भूकंप का, क्या जानकारी है? देखिए श्रावणी, आपको बता दें कि झज्जर में जो महसूस हुए थे भूकंप के झटके जो है 12:28 पर झज्जर में भूकंप आया था, और भूकंप की जो तीव्रता मापी गई है वो 4.2 मापी गई है। और जिले के गांव है सेरिया, उसको भूकंप का केंद्र बिंदु बताया गया है। और भूकंप आने के दौरान जो है लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया था, और घर और दुकानदार जो है अपने घर और घरों को छोड़कर, और दुकानदार अपने दुकान को छोड़कर बाहर निकल आए थे। और भूकंप के दौरान जो बिजली के उपकरण है वो भी हिलने लगे थे, जिसमें लोगों में एकदम अफरा तफरी का माहौल मचते ही भय का भी माहौल हो गया था। वहीं कोई जानमाल की हानि ना होते हुए फिलहाल जो दुकानदार है उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि अचानक लेटे हुए थे तो गड़गड़ाहट जमीन से जैसे हुई तो उससे एक भैक बना और अचानक दुकान से बाहर निकले, तब पता चला कि भूकंप के झटके लगे थे। जी ठीक है सुमित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं फरीदाबाद के गदपुरी टोल प्लाजा पर बदमाशों ने देर रात दबंगई दिखाई, जहां रात को करीब 2:30 बजे 2 बदमाश टोल प्लाजा के मैनेजर से मिलने की बात कहकर कंट्रोल रूम में जा घुसे। इस दौरान वहां पर तैनात कर्मचारियों से बदतमीजी और मारपिटाई की। बता दें कि दोनों युवक स्थानीय इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। चलिए अधिक जानकारी के लिए संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके। मोनू, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले को लेकर के अपडेट है? देखिए श्रावणी, मैं बता दूं फरीदाबाद के गदपुरी टोल का ये सारा मामला है, रात की घटना है। जिस तरीके से लोग जो है जो कैमरा कंट्रोल रूम होता है, यानी कि जो टोल का जो कंट्रोल रूम सारा होता है उसमें ये अंदर पहुंचते, क्योंकि ये 4 से 5 लोग जो है लोग हैं जिस तरीके से जो दारू के नशे में धुत थे, और उसके बाद जो है टोल पर पहुंचने के बाद पहले तो जो पर्ची जो काटते हैं, जो गाड़ियों को पास करते, पहले उनसे बदतमीजी करी और उसके बाद जो है
ये जो टोल के जो कंट्रोल रूम है वहां पर ये पहुंच गए और वहां पर जाने के बाद में इन्होंने सबसे बदतमीजी की और हाथापाई करी। और यहाँ तक कि सलामी में बता दूं, इन जो 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 बदमाश थे, इन बदमाशों ने जो टोल कर्मी के कंट्रोल रूम के अंदर जो काम करते थे उनसे जो है अपने पैर छुपाने की, यानी कि उनको अपने पैरों में झुकाने का काम यहाँ पर किया और उनके साथ हाथापाई भी करी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले खुलेआम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद की पुलिस है या पलवल की पुलिस है, तो दोनों जिलों की पुलिस पर जो है कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है कि इस तरीके से बदमाश आते हैं और बेखौफ होकर जो है टोल के जो कंट्रोल रूम है उसमें ये जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, यहाँ तक कि पैर छुपाने की वहां पर बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब इस टोल के मामले को लेकर के जब टोल कर्मियों के अधिकारियों को जब इस मामले का पता लगा तो उन्होंने पुलिस पर फोन किया और पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची, जब तक जो है बदमाश वहां से भागने में कामयाब रहे। जी बिल्कुल मोनू, क्या बदमाशों की पहचान हो पाई है? फिलहाल तक की जांच में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई? देखिए, टोल कर्मियों की बात की जाए तो और वहीं पुलिस की बात की जाए तो अभी जो है सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो अभी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस की तरफ टोल कर्मियों की तरफ से जो है थाने में जो है कंप्लेन भी दे दी गई है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है जो फुटेज है उसके आधार पर यही टोल कर्मियों ने अंदाजा लगाया है कि ये आसपास के गाँव के इलाके के ही लोग हैं। जिस तरीके से वो नशे में धुत थे, उन्होंने आकर के जिस तरीके से टोल कर्मी से बदतमीजी करी और उनके साथ साथ मारपिटाई करी और कहीं ना कहीं जो अपना जो हौसला, जो बदमाशों का जो हौसला बुलंद है वो बुलंद करने का यहाँ पर काम करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं डराना धमकाना टोल कर्मियों को इस तरीके से मामला सामने जरूर आया, लेकिन टोल कर्मियों की तरफ से सीसीटीवी फुटेज और कंप्लेंट भी दे दी गई है। पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है। अच्छी बिल्कुल मोनू, देखिए पुलिस तो अपना काम कर रही है लेकिन कर्मचारियों से मारपीट की गई, ऐसे में क्या कोई पुरानी रंजिश थी या फिर कोई पुराना झगड़ा था जिसकी वजह से इन बदमाशों ने हमला किया है? देखिए, इस तरीके की कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है इन टोल कर्मियों से, लेकिन जहाँ जिस तरीके से बदमाश है, बदमाश जो है अपना यहाँ पर जो टोल प्लाजा है इस पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, अपना तो हफ्ता वसूली यहाँ पर करना चाहते हैं। इस तरीके से डरा धमका करके टोल कर्मियों को इस तरीके से यहाँ पर हफ्ता वसूली करना चाहते हैं। अपनी गाड़ियों को जो पार है, जो टोल से जो पैसे जो करते हैं उनको फ्री में यहाँ से पार कराना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इस तरीके के दबाव बना करके डरा धमका करके टोल प्लाजा को यहाँ पर मंत्री लेने का काम, यहाँ पर करने का काम यहाँ पर ये करना चाहते थे और उसके साथ साथ गाड़ियों को यहाँ से पासिंग के तौर पर यहाँ पर कराना चाहते। तो इस तरीके से बदमाश जो है इस तरीके के हौसले बुलंद करके यहाँ पर टोल कर्मियों को डराने का काम यहाँ पर किया जा रहा था। जी ठीक है मोनू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैसेज देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।